नादिर शाह ने ईरान को अफगान के कब्जे से आजाद कराया, ऑटोमन तुर्कों को ईरानी क्षेत्र से बेदखल किया, योजनाएं बनाकर रूसियों से अपने क्षेत्रों को खाली कराया, ऑटोमन साम्राज्य के क्षेत्रों पर हमला किया और उसे हराया और खुद को ईरान का बादशाह बनाया। अफगानों पर उनके क्षेत्रों में घुसकर हमला किया और उन क्षेत्रों पर दोबारा कब्जा किया, फिर भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली पर विजय प्राप्त की। नादिर शाह का जन्म किसी शाही या नवाबी परिवार में नहीं हुआ था। ईरानी साम्राज्य की राजधानी से दूर एक सीमावर्ती क्षेत्र में जन्मे इस योद्धा को जो थोड़े बहुत विशेषाधिकार अपने पिता की वजह से मिल सकते थे, उनके पिता की जल्दी मृत्यु के कारण इसकी संभावना भी संपत हो चुकी थी। बावजूद जीवन जीने के लिए जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके बेचने से जीवन की शुरुआत करने के लगभग 30 वर्षों में वह खुद अपनी खड़ी की हुई दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के कमांडर बन चुके थे। नादिर शाह अपने बेटों के लिए एक मजबूत राज्य और अपनी सेना छोड़कर नहीं जा सके कि अगर ऐसा हो जाता तो उनका शक्तिशाली परिवार न केवल ईरान की सीमाओं को मजबूत करता, बल्कि ऐसे बदलाव लेकर आता जैसी यूरोपीय राज्यों में एक दूसरे से मुकाबले और आधुनिक सेना रखने की जरूरतों ने उसी दौर में संभव बनाई थी। यह भी कहा जा सकता है कि अफगानों के हाथों हार के बाद दोबारा उठता हुआ ईरान अपेक्षाकृत कमजोर मुगल और ऑटोमन साम्राज्यों से पैदा हुई खाई को भरता और एक ऐसे परिवार के नेतृत्व में जो शिया सुन्नी के विभाजन को मिटाना चाहता था, वह यूरोप से मुकाबले में इस्लामी दुनिया के पतन को रोक सकता था। नादिर शाह का जन्म ईरानी साम्राज्य के पूर्वी प्रांत खुरासान के उत्तरी भाग में खतरनाक इलाके में हुआ था। उनके जन्म की तारीख के बारे में अलग अलग मत है, लेकिन एक सौडी के अनुसार यह तारीख 6 अगस्त 1698 थी और उनका जन्मस्थान दर्रागास के क्षेत्र में अल्लाहू अकबर पर्वत पर दस्तगर्द नामक गांव था। उनकी मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन उन्होंने जल्द ही फारसी भी सीख ली। यह क्षेत्र खुरासान की राजधानी मशहद के उत्तर में था। उनके पिता तुर्कमान के अफसर कबीले में एक चरवाहे थे, जिनका संबंध निम्न वर्ग लेकिन सम्मान से देखे जाने वाले वर्ग से था। शायद वह गांव के मुखिया भी थे। जब नादिर शाह की सेना दिल्ली में भारतीयों से धन इकट्ठा कर रही थी, नादिर शाह ने अपने बेटे नसरुल्लाह की शादी शहंशाह औरंगजेब की परपोती और मोहम्मद शाह की भतीजी से कर दी। दोनों परिवारों ने नवविवाहितों को महंगे तोहफे दिए और यमुना के तट पर खूब आतिशबाजी की गई। मुगल अधिकारी दूल्हे की 7 पीढ़ियों का पता कराते थे। जब नादिर शाह के बेटे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें बताओ कि वह नादिर शाह का बेटा है, जो तलवार इब्ने तलवार है और 70 पीढ़ियों से ऐसा ही है। नादिर शाह दोहरी संस्कृति में पले बढ़े ईरानी साम्राज्य का तुर्की भाषा बोलने वाला नागरिक, जिसके व्यक्तित्व का एक पहलू वो फारसी संस्कृति भी थी, जिसे इस्तांबुल से समरकंद और दिल्ली तक अपनाया जा चुका था। 10 साल की उम्र में वह एक अच्छे घुड़सवार और शिकारी के रूप में जाने जाते थे, जो तीरंदाजी और भाला फेंकने में भी माहिर थे। उनके बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई और परिवार गरीबी में डूब गया। साल 1714 से 15 में एक तुर्क बीला खुरासान की उत्तरी सीमा को पार करके राज्य में दाखिल हो गया। लड़ाई हुई, बाबा अली की सेना का पलड़ा भारी रहा, सैकड़ों हमलावर कैदी बन गए। नादिर ने निश्चित तौर पर अहम भूमिका निभाई, इसीलिए बाबा अली ने इस कामयाबी की सूचना साम्राज्य की राजधानी इस्फहान जाकर ईरान के सफविद बादशाह सुल्तान हुसैन तक पहुंचाने के लिए नादिर शाह को चुना। ईरान के 200 साल पुराने सफविद साम्राज्य को पूर्व से गलजी अफगानों ने चुनौती दी और बात यहां तक पहुंच गई कि सफविद वंश का बादशाह इस्फहान में हथियार डालने के लिए 23 अक्टूबर सन 1722 को अफगानियों से मांगे हुए घोड़े पर सवार होकर अफगान महमूद गलजी के खेमे तंबू तक पहुंचा। उस समय तक नादिर शाह ने मशहद के निकट कलात को अपना गढ़ बना लिया था। साल 1382 में यह शहर अमीर तैमूर का गढ़ हुआ करता था। इस कब्जे ने क्षेत्र के अन्य सरदारों पर नादिर की स्थिति को मजबूत कर दिया था। नादिर शाह को तहमास्प खान की उपाधि दी गई। बादशाह का नाम मिलना बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी।
नादिर शाह ने उसी साल पतझड़ के मौसम में बादशाह को मशहद का पवित्र शहर भी जीत कर दिया। तहमास्प की ताकत बढ़ती जा रही थी और इसी दौरान रूसियों ने भी अपने संपर्क बढ़ाने शुरू कर दिए। रूसी ऑटोमन की तरफ से ईरानी साम्राज्य से खुश नहीं थे। उन्होंने शाह तहमास्प और नादिर शाह के राज्य को वापस लेने के प्रयासों में हस्तक्षेप न करने की घोषणा की। वो उन दोनों को ऑटोमन के दुश्मन के रूप में देख रहे थे। उन्होंने पूर्व की ओर कंधार का रुख किया। इस अभियान के खिचकी साम्राज्य के भीतर लोगों ने भारी कीमत अदा की। कंधार में सफलता के बाद उन्होंने इस बहाने दिल्ली की ओर रुख किया कि मुगल साम्राज्य ने उन अफगानों को पनाह दी थी जो उसके यहाँ वांटेड थे। उन्होंने ईरानी और मुगल साम्राज्यों के बीच पुरानी सीमा को पार किया, काबुल पर विजय प्राप्त की और उनकी अगली मंजिल दिल्ली थी। दिल्ली के उत्तर में करनाल में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की सेना को हराकर मार्च 1739 में दिल्ली पहुंचे। इस दौरान कुछ दंगे हुए जिनमें कुछ ईरानी सैनिक मारे गए। अपने घर से दूर मुगल साम्राज्य की संपत्ति के इतने करीब वह स्थिति पर नियंत्रण नहीं खो सकते थे। नादिर शाह ने नरसंहार का आदेश दिया जिसमें एक अंदाजे के अनुसार 30,000 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश निर्दोष नागरिक थे। नादिर शाह ने दिल्ली से बड़ी मात्रा में आभूषण, सोना और चांदी के साथ सिंधु नदी के पश्चिम के सभी मुगल क्षेत्र भी तोहफे में हासिल किए। हासिल की गई पूरी संपत्ति की कुल कीमत लगभग 700 मिलियन रुपए थी। अनुमान के मुताबिक यह पैसा फ्रांस की सरकार का साल 1756 से 1763 तक चलने वाले युद्ध पर होने वाले खर्च से भी अधिक था, जिसमें ऑस्ट्रिया को दी जाने वाली सब्सिडी और समुद्री और जमीनी युद्ध शामिल थे। नादिर शाह को मिलने वाले सबसे मशहूर गहनों में कोहिनूर, दरियाए नूर और ताजमाह नामक हीरे थे, जिनका आने वाले दशकों में अपना एक खूनी इतिहास था। उनका दिल्ली पर हमला करने का उद्देश्य ईरान के पश्चिम में सैन्य अभियानों के लिए आवश्यक नकदी प्राप्त करना था, जो उनके सिंहासन तक ईरान के पास नहीं था। अवध के नवाब सादत खां को कहा गया कि यदि 20 करोड़ रुपया एकत्रित नहीं हुआ तो उसे शारीरिक यातना दी जाएगी। रुपए एकत्र न हो पाने से उसने विष खाकर आत्महत्या कर ली। उसके उत्तराधिकारी सफदर जंग ने 2 करोड़ रुपया दिया। नादिर शाह लगभग 30 करोड़ रुपया नकद और सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात के अलावा 100 हाथी, 7,000 घोड़े, 10,000 ऊँट, 100 हिजड़े, 130 लेखपाल, 200 उत्तम लोहार, 300 राज, 100 संगतराश और 200 बढ़ई भी साथ ले गया। प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन तख्त-ए-ताउस या मयूर सिंहासन, जिसको शाहजहां ने निर्मित कराया था, जिसका मूल्य 1 करोड़ रुपए था, और कोहिनूर हीरा, जो शाही ताज में जड़ा हुआ था।